हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योगेंद्र एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम है योगी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इसके अंदर हमने लिया है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे कि चार्ज जो है वो कंटिन्यूस कैसे होता है, डिसकंटिन्यूस कैसे होता है। इसको दो टर्म में लेंगे, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस में। इसके बाद हम इसके अंदर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके इसके लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। फिर हम एक चार्ज लेंगे जो कि एक वायर है, चार्ज इलेक्ट्रिकली चार्ज वायर लेंगे। फिर वायर के थ्रू हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाएंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में अगर हम एक और देना चाहें तो हम एक रिंग लेंगे जिसके अराउंड में यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, स्प्रेड है, और उसके एक एक्सिस से थोड़ी दूरी पर किसी पॉइंट पर हम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर, और ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको ज्यादा टाइम स्पेंड ना करके इसको शुरू करते हैं। इस तरह की वीडियो में आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने क्या कहा है, एक कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस के टर्म में दो टाइप से डिवाइड किया है। डिसकंटिन्यूस चार्ज क्या होता है इसको हम जानेंगे, और दूसरा है कंटिन्यूस चार्ज। डिसकंटिन्यूस चार्ज क्या होता है और कंटिन्यूस चार्ज क्या होता है। सबसे आइए पहले समझते हैं डिसकंटिन्यूस चार्ज क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी, आप जैसा कि जानते हो कि कोई भी बॉडी को अगर रब किया जाता है तो उसमें चार्ज का होता है, ट्रांसफर हो जाता है। चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से कोई बॉडी पे क्या आ जाए, चार्ज आ जाता है। चार्ज अगर जैसे बॉडी मान लेता हूँ कि ये अगर कोई बॉडी है, अगर इस पे कोई चार्ज आया है और वो इस तरह से आया है कुछ कि वो कहीं कहीं तो चार्ज ज्यादा है और कहीं कहीं कम है, यानी कि हर जगह सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, कहीं कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, कहीं पे रेयरली कहीं पर स्प्रेड है, सेम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी का चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, डिस्कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर सपोज करो कोई बॉडी है, वही बॉडी, उसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या सभी जगह जो चार्ज है वो कैसा है, सेम है। ठीक है, कैसा है बच्चों, सेम। और कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत पास पास है। ठीक है, पास पास होने की वजह से और हर जगह सेम होने की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। ठीक है मेरा बच्चों, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी है, ये डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी है। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम तीन टाइप से देखते हैं यहाँ पर, और वो देखते हैं हम एक लीनियरली देखते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जहां हम एरिया को कंक्लूड करते हैं। एक यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जहां वॉल्यूम उसके अंदर और बाहर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज्यूम करके यहाँ पर हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाते हैं किसी पॉइंट पी पर। ये पॉइंट को पी मान करके चलेंगे यहाँ पर। तो इसके आगे का हम देखते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि अगर कोई वायर है, जैसे मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल के लिए, अगर एक कोई वायर है, वायर अगर स्ट्रेट वायर पर अगर कंटिन्यूसली चार्ज जो है वो क्या है, इस पे स्प्रेड है, अगर इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड जो चार्ज है उसी को हम क्या कह देते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे अगर कोई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर कोई फ्लैट सरफेस है, जैसे कि आपके नोटबुक का पेपर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर ये जैसे फ्लैट सरफेस है, ठीक है, अब इसके जो एरिया पर, समझ रहे हो, इसके अगर एरिया पर अगर चार्ज अगर आ जाए तो वो जो जो कंटिन्यूस चार्ज होगा या लगातार इसके ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है उसी को हम क्या कह देते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक और एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल है मेरे पास, ये बच्चों खेलने का एक क्यूब है, इसके ऊपर जैसे इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हम कह देते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके ऊपर जो यहाँ हम चार्ज को कंटिन्यूसली क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसी को ये हम लीनियर चार्ज कर रहे हैं। इसमें सरफेस एरिया पर होगा,
ठीक है, इस तरह से। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से होगा, पूरी तरह से अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर वॉल्यूम के ऊपर और अंदर सभी जगह क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, एंड ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको हम मेजर करने के लिए हम एक यूनिट हम डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो हम जो इसके अंदर जो लीनियर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और वो किस पर है, इसकी लेंथ पर, की कोई लेंथ होगी। तो जब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट लेंथ पर, उसी को हम कह देते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। याद रहना चाहिए आपको ये बात, ठीक है। चलिए इस पर आ जाते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, सरफेस पर होता है, और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस पर है, तो सरफेस एरिया हम निकालेंगे। तो पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हम कह देते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसको हम डिनोट करते हैं बच्चों सिग्मा से। ये भी याद रखना है आपको, और ये वॉल्यूम का भी याद रखना है। यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो वॉल्यूम पर होगा, और इसी का जो डिनोट करने का जो तरीका है हमारा, वो हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, विच इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये किसका फॉर्मूला है बेटू? ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, और ये है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। याद रखना बच्चों ये बात। और ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है। अब इसके बाद में आती है बारी आके, अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने देख लिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं अलग अलग पॉइंट पर, चलिए इसके बारे में हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होता है। अब हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि हमारे पास है एक वायर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो अब क्या करते हैं हम, इस फाइनाइट लेंथ के जो इलेक्ट्रिकली चार्ज वायर है, इसके एक अलोंग इसके दूर थोड़ा सा दूरी पर हम एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा नीचे ले रहे हैं, सेंटर में ना लेकर के। तो इस पे क्या करते हैं, ये पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं पी। ये इस वायर से कुछ दूरी पर होगा, उस दूरी को या डिस्टेंस को हम बोल देते हैं ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, तो यहाँ हम दोनों दोनों ओर से हम यहाँ पर क्या है, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस तरफ से और इस तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पर जो एंगल है दोनों का क्या है, डिफरेंट आता है, ठीक है। यहाँ से हमने देखा और यहाँ से देखा, तो ऊपर वाला हमारा एंगल मान लिया हमने θ1, तो नीचे वाला θ2 हो गया। तो यहाँ क्या है, नीचे की डाउनवर्ड है, तो -θ2 से θ1 की तरफ अगर हम चलते हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव थीटा की तरफ चलते हैं, θ1 की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो पूरे वायर का पर तो बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा पार्ट लेकर के डीक्यू चार्ज का, यानी कि डीएल लेंथ का। तो यहाँ पर उस डीक्यू स्मॉल एलिमेंट चार्ज से हम पता करेंगे कि इसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक वैसे ही जैसे ही अगर हमें कोई कह देता है कि 1 किलो चावल के अंदर कितने दाने होते हैं हमें बताइए, तो हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते ना, तो हम क्या करते हैं, ये उसमें से 1 ग्राम अगर हम राइस अगर निकाल लेते हैं, मान के चलो कि अगर कोई हमें कह दे कि 1 किलो राइस के अंदर कितने दाने होते हैं, तो हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते ना, या फिर हमें काउंट करने में टाइम लगेगा। तो हम अगर क्या करें कि 1 ग्राम अगर उसमें से राइस के दाने निकाल लें और उसको काउंट करें, तो उसके मल्टीपल, यानी कि उसके
तो उसके 1 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करते हम निकाल सकते हैं कि कितना उसमें राइस के दाने होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा चार्ज लेकर के पता लगा सकते हैं कि इस पर बनने वाले जो पूरा टोटल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ डी क्यू और यहाँ पर ये डी क्यू चार्ज लिया और वो कितना है डीएल लेंथ का। ठीक है, अब यहाँ इस डी क्यू चार्ज की कुछ डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से, ठीक है, इस एक्सिस से। ये क्या है, हमारा स्मॉल एल। अब ये पूरे वायर की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों, ये है हमारी पूरे वायर की लेंथ जो कि है कैपिटल एल। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से क्या है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हमारे इस पॉइंट पी पर। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पर हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ हमारा क्या है, डीई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर इस पे पी पॉइंट पर आता है। तो पी पॉइंट पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता किया डीई, उसके एक्सिस के अलोंग अगर हम एक लाइन को अगर एक्सपेंड कर दें एक्सिस को, तो यहाँ पर इसका जो एंगल है इस वाली लाइन का वो हमने मान लिया है थीटा। ठीक है, अब ये थीटा एंगल मान लिया तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब थीटा के अलोंग यहाँ पर जो है कंपोनेंट वो समझ में आता है हमारा डीई कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब डीई कॉस थीटा हमारा कंपोनेंट बना है तो एक और कंपोनेंट बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा वर्टिकली, और डाउनवर्ड बनेगा ये कौन सा बनेगा हमारा डीई साइन थीटा। अब डीई साइन थीटा एंड डीई कॉस थीटा इस वायर के अलोंग में कैसे है, ये तो डीई साइन डीई कॉस थीटा जो है ये है परपेंडिकुलर, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है इस वायर के। ठीक है, यहाँ कैसी आ रही है, ये पैरेलल आ रही है। डीई साइन थीटा की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ एक और जो कंपोनेंट ऐसे बना तो लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और अगर अदर डिस्टेंस से ले थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ ये इस तरह से बनेगा, तो इसका कंपोनेंट इधर बनेगा इधर बनेगा, तो सबके अलग अलग बनेंगे। यानी कि हमारा जो थीटा जो है वेरिएबल है, तो वेरिएबल के यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग देखेंगे क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो यहाँ इस तरफ दूर होता जा रहा है और यहाँ थोड़ा सा क्लोज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ये जो डी क्यू लिया है इसकी डिस्टेंस हम बता देते हैं आर। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हमारा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना, क्यू आर स्क्वायर होता है। क्यू हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डी क्यू है हमारा चार्ज जो है, चार्ज हमारा डी क्यू है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होती है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, हमें डी क्यू का पता करना है, डी क्यू का, तो हम क्यू को अलग करके लैम्डा के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ का, और इसका जैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं डी क्यू लैम्डा डी एल आ जाता है हमारा। ठीक है, तो डी क्यू जो यहाँ आना था हम उसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, लैम्डा डी एल लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, लैम्डा डी एल लिख दिया। अब लैम्डा डी एल लिखने के बाद में हम इसमें पता करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर इस पॉइंट पर। अब लेंथ से पता कर लिया, अब हमें चाहिए थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के रूप में हमारा थीटा है। ठीक है, बाकी सब बदल रहे हैं, हमारा आर भी वेरिएबल है, जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे तो आर भी बदलता जाएगा। ठीक है, लेंथ भी बदलती जाएगी, सब कुछ यहाँ पर वेरिएबल है। तो डी थीटा के रेस्पेक्ट में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हमने बदल लिया है कि लैम्डा डी एल है। तो देखते हैं हम थीटा के रेस्पेक्ट में कैसे बदलते हैं। देखो आर को मैं यहाँ से टर्मिनेट हटा सकता हूँ, तो देखो कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ट्राइंगल अगर बन रहा है तो मुझे पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा ए, हाइपोटेन्यूज क्या है आर। ठीक है, आर पता करना है तो आर को हम अलग कर लेंगे, ए अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। ये बात समझ में आई। अब ठीक है, डायरेक्टली हम इसको इसमें रख देंगे, तो आर की जगह पर जैसे ही हम ए अपॉन कॉस थीटा रखते हैं तो के लैम्डा डी एल ये तो हो ही जाता है, आर स्क्वायर की जगह पर ये सीधा आएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, बट हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो अभी डी थीटा हमारे आया नहीं हमारा। ठीक है, क्या करेंगे, यहां से हम हटा सकते हैं कोई भी चीज, हाँ हमारा डीएल हटा सकता है। ठीक है,
जो डीएल लेंथ है वो हमारी हट सकती है। कैसे हटेगी कि हमें पता है कि जो ये ट्राइंगल है इसके अंदर लेंथ यहाँ तो है नहीं cos थीटा में, ठीक है, और अगर हम ये चीज ले तो आर फिर से आ जाएगा, तो यहाँ हमें आर चाहिए नहीं, तो यहाँ पे सीधा ए में कन्वर्ट कर लेते हैं, एल एंड ए लेंगे तो हमारा टेन थीटा ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। क्या ले रहे हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब किसका पता करना है, एल का, तो एल निकाल लेंगे हम यहाँ से, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं इसको, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा, ठीक है। थीटा के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो डी एल अपॉन डी थीटा हो जाएगा हमारा ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारा डी थीटा हमारा इधर भेज देते हैं, तो डी एल इक्वल टू हो जाता है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चों, डी थीटा आ गया। अब डीएल की जगह पर हम इसको पुट कर देते हैं, पुट करने पर क्या आएगा, ए लैम्डा डीएल की जगह पर आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हम इसको क्या कर दें, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। क्या होगा बच्चों, अब यहां पर देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया, स्क्वायर वैल्यू थी वो ऊपर वाली से कैंसिल आउट हो गई। हमको पता है कि सेक इक्वल्स टू क्या होगा, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा होता है, वन अपॉन कॉस थीटा होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, डी थीटा बच जाता है। तो यहां से क्या, के लैम्डा डी थीटा अपॉन में ए, और ये किसके, डीई के इक्वल्स टू आ जाएगा, ठीक है। डीई इक्वल्स टू हमारा क्या आया, के लैम्डा अपॉन ए डी थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये आ गया समझ में, तो अब आगे आने वाला इतना ज्यादा हार्ड रहा नहीं है। तो अब इसके बाद में क्या करते हैं, हमारा डीई cos थीटा जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इसके अलोंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं और डी क्यू चार्ज का। तो यहां पर हमने क्या किया, डीई की वैल्यू क्या रख देते हैं ये, तो डीई का जो इंटीग्रेशन हम करेंगे यहां पर कितने से, हम इसका जो डी थीटा यहाँ पर कॉस थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, अपॉन ए, ये करना ना भूले, के लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ये हम निकल रहे हैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसका इलेक्ट्रिक डीई का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा ई आता है, और ई कौन सा ले रहे हैं हम, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं। यहाँ पर थीटा हम जो लेंगे, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कितना है, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक के लिए, ठीक है। अब यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है। कॉस थीटा का जो हमारा इंटीग्रेशन आता है वो आता है हमारा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा आता है थीटा। अब ये जो थीटा टू माइनस थीटा टू से थीटा वन तक के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ई परपेंडिकुलर हमारा नेट आता है बच्चों के लैम्डा अपॉन में ए साइन थीटा वन, और माइनस करते हैं तो माइनस की जो पहले से ही माइनस थीटा टू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, और ये आ जाएगा साइन थीटा टू, ठीक है। अब ये हमारा परपेंडिकुलर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ जाता है बच्चों, ठीक है, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ये परपेंडिकुलर के लिए निकाल लिया हमने। अगर हमें क्या हो, अगर इसके लिए निकालना हो पैरेलल वाली जो हमारे कंपोनेंट है डीई साइन थीटा के लिए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर सीधा डायरेक्टली हमारा क्या आना था, ये कॉस थीटा से हमारा ये जगह पर आ जाएगा साइन थीटा, और जैसे ही ई परपेंडिकुलर जैसे ही मैं रखता हूं तो के लैम्डा अपॉन में ए और साइन कॉस थीटा यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं थीटा टू से थीटा वन के लिए माइनस, और कंपोनेंट कौन सा था हमारा साइन थीटा डी थीटा, यही था बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद में आता है हमारा कॉस थीटा आता है, ठीक है, माइनस थीटा टू से थीटा वन के लिए के लैम्डा अपॉन में ए,
ठीक है। अब क्या आएगा बच्चों इसकी जगह पर, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा माइनस कॉस थीटा 2 आ जाता है, माइनस अरे बन जाए यार, कॉस थीटा 1 माइनस क्या आएगा हमारा, और माइनस ऑलरेडी पहले से ही है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस कॉस थीटा 2, ठीक है। ये हमारा निकल करके आता है बच्चों, जो कि हमारा के लैम्बडा अपॉन में ए हो जाता है, ठीक है। जगह नहीं बची, नहीं तो मैं और भी कर देता इसको, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर इसको साफ कर लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ ये तो आपको समझ में आ गया, पहले से उतार लेना इसको। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने क्या किया, थीटा 2 से, अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, के लैम्बडा अपॉन में ए माइनस कॉस थीटा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पैरेलल कंपोनेंट की वजह से आया है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा वायर का हम यहाँ पर निकाल सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद में, ये किसका लव लिया हमने, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज वायर जो कि हमारा फाइनेट लेंथ का था, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पर। अब हम क्या करेंगे, एक अगर रिंग लें, जो कि आपका बोर्ड भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है इसको, तो रिंग की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करते हैं। चलिए इसको हम हटाते हैं, फिर बाद में इसके अब करेंगे हम इसके, ठीक है। ये जो रिंग है इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है ये, और ये यूनिफॉर्मली इस पे चार्ज स्प्रेड है। अब क्या करेंगे हम, इस रिंग के ऊपर जो ये चार्ज है इसकी वजह से एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पता कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी, ठीक है। यहाँ सेंटर से ये जो पॉइंट से दूरी है पी की, वो हमने मान ली है एक्स, एक्स डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ इसकी एक रिंग की जो रेडियस है, आइए इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। चलिए अब हम पता करते हैं कि इस पॉइंट पर ये सारे जो चार्जेस है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं। ये हमें इस बोर्ड पर समझाना थोड़ा सा टिपिकल है। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास ये पेज पहले से पड़ा हुआ है, तो यहाँ इस पेज को मैं इस तरह से फोल्ड कर दूं, ठीक है, इस कोनिकली कोन टाइप में इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ जो ये शेप बन रही है, आप जो ये शेप देख रहे हो कोन टाइप में, तो ये पूरी रिंग जो है इस पॉइंट पर इस कोन की तरह सभी जगह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जाकर के लगेगा, तो हम इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट से हमें पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो यहाँ पॉइंट पर हमने, इस पॉइंट पर पहले हम क्या ले लेते हैं, एक डी क्यू चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। डी क्यू चार्ज ले लिया, इधर लिया है तो एक से हमारा काम नहीं बनेगा, हम इधर दूसरी साइड में भी हम डी क्यू चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर हमने क्या किया, एक डी क्यू स्मॉल चार्ज एलिमेंट ले लिए, ठीक है। इनकी वजह से हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे ना, और जैसे ही हम इन पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, तो हम डी क्यू चार्ज का इंटीग्रेशन करके हम पता करेंगे पूरे रिंग की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज बार बार निकल रहा है मुझसे, तो समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है इस पर, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, वो एक रिंग ली है, जैसे ये मेरे किचन के कुकर की रिंग है, ठीक है। तो ये रिंग मैंने ली है आपको समझाने के लिए, और ये मैं झाड़ू जो आता है नारियल का, उसकी दो डंडियां ली है। तो इसी तरह से जो ये रिंग है, इसके क्या है, मैं दो पॉइंट जो इसको मान लेता हूँ और एक इसको मान लेता हूँ।
एक पॉइंट इससे एक पॉइंट इससे, स्मॉल एलिमेंट ऑफ डी क्यू, स्मॉल सा पार्ट लेंगे और उसकी वजह से एक पॉइंट पर क्या है हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करेंगे। तो जैसे ये डंडियां जो दिख रही हैं आपको, ऐसे आपको 3D इमेज मेजर होगी, देखो 3D इमेज की तरह। तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम मेजर करें तो ये जिस डंडियों की तरह, इस नारियल की डंडियों की तरह एक पॉइंट पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, तो ये आगे की तरफ मैं अगर बढ़ा दूं तो ये डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर डीई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या करता हूँ, एक्सिस को अगर आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ एक्सिस पर ये जो हमारा ये लाइन है ये एंगल बनाती है थीटा। तो सेम जो नीचे की तरफ भी थीटा एंगल बनेगा, क्योंकि ये दोनों की साइड कैसी है, इक्वल है, दोनों इक्वल रेडियस पर है। ठीक है, डिस्टेंस भी सेम है। तो अब क्या देखते हैं हम, तो यहाँ पर मैंने ये जो एक्सिस को बढ़ाया है तो इस के साथ में, इस डीई एंड एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनेगा वो भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा और इसके वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा, दोनों एंगल थीटा हो गए। अब दोनों एंगल थीटा होने के बाद में क्या होगा, तो डीई कंपोनेंट का इसका एक और एक कंपोनेंट बनेगा इसके एक्सिस में, यानी थीटा के अलोंग में एक्सिस बनेगा, एक्सिस पर बनेगा हमारा डीई कॉस थीटा। इसी तरह से इसकी वजह से इस एक्सिस पर एक और कंपोनेंट बनेगा डीई कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा इधर है, यहाँ पर इसका बेस इसको हम अगर माने तो इस पे कॉस थीटा का क्या है कंपोनेंट बनेगा। इसी तरह से वर्टिकली भी एक कंपोनेंट बनेगा, इस वाले का वर्टिकली डीई कॉस साइन थीटा बनेगा यहाँ पर कंपोनेंट। इसकी वजह से वर्टिकली अपोजिट इस साइड डायरेक्शन में बनेगा डीई साइन थीटा। ठीक, दोनों कैसे हैं, इक्वल है, और दोनों कैसे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोथ विल कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, डीई कॉस थीटा की वजह से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब पता करने के लिए हम डीई पता कर लेते हैं। तो डीई इक्वल टू क्या होता है हमारा, डीई इक्वल टू होता है हमारा के, यहाँ पर डीक्यू चार्ज की वजह से, तो यहाँ पर हम लेंगे डेल्टा 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 क्यू क्यू, यहाँ पर डी क्यू, ये क्यों नहीं आ रहा, तो के डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस लेंगे। तो डिस्टेंस क्यों, कहां से की, डी क्यू की वजह से। तो दोनों डिस्टेंस कैसी है, सेम है, ये सेम रिंग पर है। तो रिंग अगर सेम है तो यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम यहाँ पता कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। और डिस्टेंस आने के बाद में हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होता है तो रूट हट जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर डी हमको पता लग गया है, हमें पता करना है कि आपको डी कॉस थीटा कंपोनेंट। तो कॉस थीटा हमें पहले पता होना चाहिए, कॉस थीटा क्या है यहाँ पर। देखो अगर कॉस थीटा, हमें क्या चाहिए कि ये जो सारे ये वैल्यूज है थीटा वाली वैल्यूज, ये हम यहाँ से रिमूव कर दे, सारी वैल्यूज कांस्टेंट आ रही है तो कांस्टेंट वैल्यूज हम ले लेंगे, तो सिर्फ हमारा डी क्यू यहाँ पर बचेगा। तो वैल्यूज कांस्टेंट कौन कौन सी है, रेडियस हमारा कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हुई। ये जो लीनियर में, जैसे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में उस वायर पे चेंज हो रहा था, ये आप चेंज नहीं होगा क्योंकि रिंग है, सभी जगह से इक्वली क्या है इस पे डिस्टेंस लगेगी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था। किसी तरह से उसको भी चेंज कर ले, ये वहां पर ये डिस्टेंस सेम रहेगी। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कांस्टेंट, बाकी सारी वैल्यू सारी कांस्टेंट है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि डी cos थीटा कंपोनेंट निकलेगा हमारा, तो cos थीटा यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है तो हमें पता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है हमारा, क्या ये cos थीटा, तो बेस क्या है हमारा x है, हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट, या अंडर रूट हटा दे, मैं बाद में इसको यूज में लेना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका पूरे का 1/2 पावर ले देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका अंडर रूट हो गया। अब क्या करते हैं, डीई हम अगर यहाँ पर रखते हैं डीई कॉस थीटा कंपोनेंट में, तो ई नेट हमें पता करना है। ई नेट अगर पता करना है तो हमें डीई कॉस थीटा की जगह पर रखते हैं, डीई इक्वल टू क्या आया था, के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस थीटा की जगह पर डीई तो वैल्यू हमने लिख दी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका 1/2। अगर हम दोनों को अगर कैलकुलेट करें तो के एक्स के इंटू एक्स डी क्यू आ जाएगा, के एक्स डी क्यू। अगर इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पर सेम बेस सेम होने की वजह से पावर जो है सम हो जाएगी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका पूरे का पावर आ जाएगा 3/2। अब क्या करेंगे, अब हमें सारी वैल्यूज पता लग गई है, अब हम इसका सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने पर ई नेट हमारा आता है, ई नेट हमारा क्या आएगा, के कांस्टेंट है के बाहर आ जाएगा, एक्स कांस्टेंट है एक्स बाहर आ जाएगा, और ये वैल्यूज भी नीचे की डिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट है ये भी हमारी बाहर आ जाएगी 3/2। अंदर क्या बचेगा dq, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। इस पर इस चार्ज रिंग पर टोटल जो चार्ज है वो हमारा कितना है, वो हमने मान लिया कि q है, कैपिटल q है, ठीक है। पूरे की वजह से कितना चार्ज है अपने इस पे, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये q है हमारा। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा आता है के एक्स, इंटीग्रेशन के बाद में आता है हमारा q, और नीचे क्या बचता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये ई नेट हमारा निकल करके आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये रिजल्ट हमारा आ गया। अब ये रिजल्ट आने के बाद में हम देखते हैं दो सिचुएशन आती है इसके अंदर। क्या है, एक पॉइंट पर देखा हमने पर्टिकुलर जो कि पास में ही था। अब क्या हो कि अगर बिल्कुल पास ले आए, सेंटर पर इस पॉइंट को लेकर के आ जाए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 हो जाता है तो नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, एक की पावर जो है बहुत ही बढ़ जाएगी। बढ़ने के साथ में यहाँ पर वो ये जो नीचे का पार्ट ये बढ़ने की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। या हम डायरेक्टली हम समझे एक रिंग है इस तरह से बिल्कुल सर्कुलर है, तो एक सेंटर पर आ जाएगा हमारा पॉइंट। सेंटर पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कि सभी जगह से क्या लगेगा इस पे, सभी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो सारे कंपोनेंट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ई नेट इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 0। तो ई नेट इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, 0। एक्स इक्वल टू 0 रखने पर इसको, इस पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा थोड़ा सा। अगर क्या हो, अगर एक्स डिस्टेंस को कुछ दूरी, लंबी दूरी पर लेके जाए, बहुत दूरी डिस्टेंस पर लेके जाए, बट इतना कि फाइनाइट हो, इनफाइनाइट दूरी पर नहीं। अगर मैं इसको एक्स डिस्टेंस को फाइनाइट डिस्टेंस पर लेके जाता हूं, यानी कि कह दूं मैं कि एक्स इज मच 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 ग्रेटर देन ए हो जाए, ठीक है, मच ग्रेटर देन ए हो जाए, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारी ए, ये बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो मैं अगर इसको नेग्लिजिबल मान लेता हूं, तो नेग्लिजिबल मानने पर ये हमारा निकल करके आएगा के एक्स, सॉरी, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसकी 3/2 पावर, ठीक है। और ई नेट हम यहाँ पर पता कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो निकल के आई है, इसमें हमने क्या कहा था, x बहुत 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 बड़ा है, किस x, इस a से, तो a को क्या है, नेग्लिजिबल माना था, तो इस पूरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, ठीक है। अब 2 यहां से कैंसिल हो जाएंगे, ये अब बचेगा हमारा के क्यू एक्स अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। यहां से जो ये वैल्यू है क्यूब वाली वैल्यू इस x से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो के क्यू अपॉन में निकल के आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ई नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ड्यू टू फाइनाइट लेंथ पर बहुत दूर पर, जहां एक्स हमारा बहुत बड़ा है, तो वहां पर के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आता है, ठीक है बच्चों। अगर यही वैल्यू अगर हमारी एक्स जो है वो इनफाइनाइट पर अगर चली जाती है, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी नीचे की तरफ। नीचे की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो गई तो बहुत, ये कहीं जाकर के 0 तक आ जाती है। सपोज करो अगर मैं 1 को डिवाइड कर देता हूं बहुत ही बड़ी वैल्यू से, जो कि नीचे अबव 0 लेकर के आती है, तो ये वैल्यू भी 0 पॉइंट लेकर के 0.0000001 आएगी, जिसको कि ये नेग्लिजिबल मान करके 0 के लेवल तक पहुंच जाएगी। अगर एक्स अगर मैं इनफाइनाइट करता हूँ, बहुत बड़ी लंबी दूरी पर रखता हूँ, तो एक्स अगर इनफाइनाइट है तो ई नेट हमारा इनफाइनाइट पर भी ये हमारा क्या हो जाएगा, रिंग की वजह से 0 आएगा।
बहुत दूरी पर ही है तो फील्ड महसूस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो मैंने कुछ भी आपको इस तरह अब तक समझाया है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एंड वॉल्यूम, और यहाँ पर एक चार्ज वायर था जिसकी वजह से एक पॉइंट पर है, और यहाँ पर रिंग रिंग का एक एग्जांपल लिया जिसको एक पॉइंट चार्ज पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया। तो बच्चों ये इस तरह से आपको ये कोई भी अगर टॉपिक से डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों तक इसको शेयर भी करें। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को बहुत प्यार दें और इसी तरह से हमारा सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद इस बात के लिए, अगर आपने मुझे सुना। शुक्रिया।